स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इंडियन पॉलिटी की लास्ट क्लास में हमने आपका महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल वाला चैप्टर किया था, जिसमें हमने उस चैप्टर को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। सारे फैक्ट्स जो हैं वे भी हमने आपको वहाँ पर बताए थे। उसकी पीडीएफ आपके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें और वहाँ से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। आज की इस क्लास के माध्यम से हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है इंडियन पॉलिटी का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, और चैप्टर है आपका संसद यानी कि पार्लियामेंट। देखिए चैप्टर काफ़ी लंबा होने वाला है, तो इसको हम अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे और बहुत ही ध्यान से इसे समझते हुए चलना है। तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। और इस चैप्टर की जब हम शुरुआत करेंगे तो देखिए, हम ये तो जानते हैं कि साहब राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे आर्टिकल्स के तहत, और ये शुरुआत होती है आपकी आर्टिकल 79 से। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे अनुच्छेद 79 यानी कि आर्टिकल 79 की। आर्टिकल 79 क्या कहता है? तो ये बात करता है संसद के गठन के बारे में। किसके बारे में? तो ये कहता है संसद का गठन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की ये बात करता है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये क्या कहता है कि साहब भारत जो संघ है, जो यूनियन ऑफ इंडिया है, उसके लिए एक संसद होगी यानी कि एक पार्लियामेंट होगी। और ये पार्लियामेंट जो है 3 लोगों से मिलकर बनी हुई होगी। कौन कौन? तो देखिए यहाँ पर फ्लो चार्ट से समझते हैं। संसद, यानी कि पार्लियामेंट। तीन भाग हैं देखिए पार्लियामेंट के। कौन कौन हैं? तो सबसे पहले राष्ट्रपति, जो कि संसद के क्या माने जाते हैं? बहुत ही अभिन्न अंग माने जाते हैं। दूसरा कौन है? तो साहब दूसरा आती है राज्यसभा। और तीसरा, अब आप समझ ही गए होंगे, तीसरा जो घटक है वो क्या है संसद का? तो वो है आपकी लोकसभा। तो देखिए ये जो 3 लोग हैं या ये 3 चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? संसद बनाती हैं। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। ये 3 मिलकर क्या बनाते हैं? संसद का गठन करते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। और इन्हीं के बारे में देखिए, इनमें से क्या है, राष्ट्रपति के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब हमें जो है राज्यसभा, लोकसभा, इनके बारे में जो है काफ़ी डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझ में आई। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं आपके आर्टिकल 80 की, अनुच्छेद 80 की, जिसके साथ हम शुरुआत करेंगे आपके किसकी? राज्यसभा की। किसकी शुरुआत करेंगे? राज्यसभा की शुरुआत करेंगे। तो देखिए अगला है आर्टिकल 80। यहाँ हम बात करेंगे राज्यसभा की संरचना।
यानी कि कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा, इसकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, अच्छे से डिटेल में इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। अब देखिए, राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, या प्रथम सदन या स्थायी सदन भी इसे कहा जाता है, अपर हाउस या परमानेंट हाउस भी इसे कहा जाता है। तो ये चीज़ सबसे पहली आपको याद रखनी है। तो देखिए, कुछ चीज़ों को यहाँ पर लिख लेते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन और स्थायी सदन भी कहा जाता है। यानी कि राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड अपर हाउस और परमानेंट हाउस। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। और इसके अलावा अब और भी चीज़ों की यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए, राज्यसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 3 मार्च 1952 को। तो देखिए, राज्यसभा का प्रथम गठन 3 मार्च 1952 को हुआ था। तो एक ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। देखिए, यहाँ पर 3 अप्रैल है, ना कि मार्च, तो माफ़ कीजिएगा, इसे सही कर लेते हैं। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952। तो 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था। तो देखिएगा, राज्यसभा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 3 अप्रैल 1952। अब देखिए, ये सारे फैक्ट्स इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि आजकल आपसे इन्हीं को स्टेटमेंट में दे करके पूछा जा रहा है। आगे चलते हैं। फिर अगली चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि 1954 में जो है, इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यों की परिषद से बदलकर राज्यसभा किया गया था। तो देखिएगा, 1954 में इसका नाम राज्यों की परिषद से बदलकर राज्यसभा किया
गया था। देखिए, इट्स नेम वॉज चेंज फ्रॉम काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आज भी कई बार आपको क्वेश्चंस में काउंसिल ऑफ स्टेट्स देखने को मिल जाता है, टू राज्यसभा इन 1954। तो देखिए, ये तो क्या है, राज्यसभा की थोड़ी हिस्ट्री हो गई, इसे भी जानना इम्पोर्टेंट है। अब बाकी की चीज़ों पर आते हैं, एक एक करके कुछ चीज़ों को धीरे धीरे उनको देखते हुए चलते हैं। अब देखिए, ये एक स्थायी सदन है, यानी कि भंग नहीं किया जा सकता। तो क्या होगा, तो होगा ये कि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, यानी कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो देखिएगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि साहब कितने सदस्य होंगे, क्या चीज़ें होंगी। तो देखिए, एक चीज़ ये लिखते हैं पहले, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवा निवृत्त होते हैं, यानी कि 1/3 members of the राज्यसभा retire in every 2 year। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब आगे चलते हैं। देखिए, सदस्यों की संख्या वगैरह उन चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर सदस्यों की संख्या आती है आपके आर्टिकल 81 में। देखिएगा, आर्टिकल 81 इसी के अंतर्गत है। क्या करता है ये कहता है सदस्य संख्या के बारे में। नंबर ऑफ मेंबर्स, तो देखिएगा, इसमें पहली चीज, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं राज्यसभा में, तो वो हो सकते हैं आपके 250, जो संख्या निर्धारित की गई है। अब यदि हम बात करें कि वर्तमान में कितने हैं, तो देखिएगा, वर्तमान में यानी कि एट प्रेजेंट संख्या कितनी है, तो वो है आपकी 245। कितनी है, 245 है। जिसमें से यदि हम बात करें
तो 238 तो जो विधायक हैं उनके द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। देखिए यहीं पर इस विभाजन को भी समझ लेते हैं। कितने हैं? 245 हैं अभी, जिसमें से 238 यानी कि 238 जो हैं उनका क्या किया जाता है? 238 सदस्य जो हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से निर्वाचित किए जाते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। तो देखिए 238 इनका क्या किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से एमएलए द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि indirectly elected by the MLAs। अब बचे कितने? 238 तो ये हो गए, बचे हैं आपके 12। तो देखिए राष्ट्रपति वाले चैप्टर में, प्रेसिडेंट वाले में हम पढ़कर आए हैं कि 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये क्या है? ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर जो इनकी सदस्यों की संख्या है राज्यसभा में वो किस प्रकार से बांटी गई है वो आपको यहाँ पर अब समझ में आया होगा कि साहब 245 हैं प्रेजेंट में, जिसमें यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर एक गलती और हुई है, इसको भी सही करते हैं। 233 ना कि 238। 233 जो हैं वो आपके प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आते हैं, जबकि 12 जो हैं उनको राष्ट्रपति नामित करते हैं या मनोनीत करते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो ये जो 233 आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? तो ये आ रहे हैं आपके 28 राज्य यानी कि 28 स्टेट्स और आपके 3 यूटीज से। वहाँ से आ रहे हैं। ये जो 12 हैं ये कहाँ से आते हैं? तो इनको हम जानते हैं कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र से आते हैं। कहाँ से? कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। इन क्षेत्रों से, यानी कि आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। बाकी इसके बारे में हम डिटेल में तो प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में कर ही चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की यहाँ पर आवश्यकता भी नहीं है। अब देखिए आगे यदि हम बात करें तो ये क्या है? अब ये जो सीटों की संख्या है यह आवंटन 1971 की जनगणना को मान करके किया गया है।
ये हम जानते हैं, और 2026 तक ये फिक्स है। डिलिमिटेशन होगा, जो अभी संसद में आया भी था बिल और काफ़ी उस पर बहस हुई, पारित नहीं हो सका। अलग अलग तर्क थे कि साहब महिला आरक्षण की आड़ में डिलिमिटेशन को टाला जा रहा है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आई थी। तो उन्हें हम देखते हुए यहाँ पर चलेंगे। तो देखिएगा, अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ हम चर्चा करेंगे सीटों के आवंटन की, जो कि आपके आर्टिकल 82 के अंतर्गत आता है। ये कहता है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो ये कैसे किया जाता है? तो ये साहब आपके शेड्यूल 4 के तहत किया जाता है, यानी कि ये किया जाता है जनसंख्या के आधार पर। तो पहला पॉइंट यहाँ पर हम लिखेंगे, जनसंख्या के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। दूसरी चीज, अब साहब कब की जनसंख्या? तो 1971 की जनगणना को आधार मानकर किया गया है। देखिए 1971 की जनसंख्या को आधार मानकर 1971 सेंसस इज टेकन एज बेस। क्यों? क्योंकि उस समय उत्तर और दक्षिण भारत की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी, यानी कि जो हमारी जनसंख्या वृद्धि दर थी, वो लगभग समान थी, इसलिए इसे लिया गया है। और ये 2026 तक जो है यही रहेगी। तो देखिए एक पॉइंट और इसमें अंतिम लिख लेते हैं। तो 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 द्वारा यह संख्या 2026 तक फिक्स है, यानी कि नंबर ऑफ सीट्स इज फिक्स्ड टिल 2026 according to constitutional 84th Constitutional Amendment Act 2001। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। और देखिए ये जो हमने यहाँ पर बात की इन 12 की, जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ये आपका आता है आर्टिकल 83 के अंतर्गत। देखिए यहाँ पर बस सीधा सा एक लाइन लिख लेते हैं जिससे आपको याद रहे। आर्टिकल 83 12 मनोनीत सदस्य, 12 nominated
मेंबर्स। इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं ऊपर डिटेल से, तो वापस पुनः इस पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सीधे हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर किस चीज़ की, तो यहाँ पर हम बात करते हैं अगले आर्टिकल की कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा। तो वो भी हमने आपको बता रखा है कि इनडायरेक्टली होगा, ऊपर अभी बताया ही था, जो 233 का बताया है। तो आर्टिकल 84, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो देखिए वो हमने आपको ये बताया कि साहब राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के यानी कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के जो एमएलएज हैं वो उन्हें चुन करके भेजते हैं, लेकिन किस प्रणाली से होता है। तो देखिए यहाँ पर प्रणाली लिख लेते हैं बस हम, क्योंकि बाकी की चीज़ तो हमने ऊपर लिख ही ली, तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये होता है आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से अप्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी कि PRSTV सिस्टम जो हमने आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पर प्रणाली लिख लेते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से अप्रत्यक्ष निर्वाचन। देखिए इंग्लिश में आपको बहुत आसानी से याद आ जाएगा, क्या है, PRSTV सिस्टम्स के द्वारा। चुनाव कौन कराता है, तो भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। देखिए ये हमने बात की है किसके बारे में, आपकी राज्यसभा के बारे में हमने यहाँ पर बात की है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो साहब एक चीज़ की, राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य की हैं, तो वो हम देख लेते हैं। टॉप 3 तो आपको पता ही होने चाहिए, या टॉप 5। तो देखिए राज्यसभा में मैक्सिमम सीट, देखिए पहला वाला तो सबको पता होता है, लेकिन टॉप 5 इसलिए याद रखिए कि अभी 5 का क्रम पूछ ले दे करके आजकल जिस हिसाब का पैटर्न है तो वहाँ पर आप फिर फंस जाएंगे, तो इसलिए उस चीज़ को थोड़ा सा याद करके चलना है। तो देखिए और नंबर भी कि कितनी सीटें हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, जहाँ पर आपकी हैं 31 सीटें, सबसे ज़्यादा सांसद ही उत्तर प्रदेश के होते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आते हैं राज्यसभा में 19 सांसद। फिर तीसरे नंबर पर आपका आता है तमिलनाडु, और तमिलनाडु से आते हैं 18 सांसद। फिर बिहार, और बिहार से आते हैं 16 सांसद।
फिर इतने ही यदि हम बात करें तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम वेस्ट बंगाल, वहाँ से भी 16 सांसद। तो ये आपको यहाँ पर इनका क्रम याद रखना है। तो ये क्रम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और यूटीज़ में यदि हम बात करें, ये तो हो गए राज्य। यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज़ में यदि हम बात करें तो देखिए 3 ही तो हैं। तो जम्मू कश्मीर से कितने, 4, दिल्ली से 3 और पुडुचेरी से 1। ये जो हैं आपके सांसद आएंगे। ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि राज्यसभा में देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो टॉप 5 सबसे ज़्यादा जिन 5 राज्यों से सांसद आते हैं राज्यसभा में, उनको क्रम में जमाइए। तो आपको पता होना चाहिए, नंबर भी पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल जिस प्रकार का पैटर्न है आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए जो है इस चीज़ को हमें याद में रखना है। फिर देखिए यहाँ पर एक फैक्ट याद रखिएगा जो हो सकता है कभी पूछ लिया जाए कि सबसे लंबे समय तक राज्यसभा सांसद कौन रहा है। तो देखिए, या सबसे ज़्यादा बार, सबसे लंबे समय तक राज्यसभा सांसद, तो वो रहे हैं आपके राम जेठमलानी। 6 बार वो राज्यसभा सांसद रहे। सबने नाम सुन ही रखा होगा इनका, बहुत बड़े वकील थे राम जेठमलानी जी। कितने बार, 6 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं। तो इस फैक्ट को भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। तो देखिए आज की क्लास में हमने जाना है राज्यसभा के बारे में डिटेल से, क्योंकि देखिए राज्यसभा के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं। अब इससे अगली क्लास में जो है हम आपका आर्टिकल 81 करेंगे, जहाँ पर हम लोकसभा के बारे में जानेंगे, फिर चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में लोकसभा के साथ।